क्या कोई समाज अपनी झूठी शान को बचाने के लिए एक पूरे के पूरे चालू रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर सकता है? सुनने में तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन स्रोतों के अनुसार राजस्थान के जयपुर के पास स्थित भैरवपुर स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थरों का एक वीरान ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक दबे हुए कत्ल की 70 साल पुरानी कब्र है। ओह, और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो दस्तावेज और लोक कथाएं हैं वो दिखाती हैं कि कैसे एक आम ट्रेन का सफर एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल गया। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तंत्र को समझना चाहते हैं जहाँ जात-पात, तथाकथित पारिवारिक इज्जत और एक अनसुलझा अलौकिक रहस्य आपस में टकराते हैं। एकदम सही, क्योंकि जब हम वीरान जगहों के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि समय की मार ने उन्हें खंडहर बना दिया होगा। लेकिन देखिए, भैरवपुर का ये मामला कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। तो फिर क्या है ये? स्रोतों की पड़ताल से पता चलता है कि यह सच कुछ छिपाने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी। एक ऐसा स्याह उदाहरण कि कैसे एक समाज अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपनी ही जीवन रेखाओं को काट देता है। और जब न्याय इंसानी अदालतों में नहीं मिलता तो वो किस तरह एक हिंसक रूप में वापस लौटता है। खैर, इस पूरी घटना की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। हाँ, जब राधिका नाम की एक युवा लड़की अपने पिता के साथ एक ट्रेन के सफर पे निकलती है। स्रोतों के अनुसार राधिका का तथाकथित अपराध सिर्फ इतना था कि उसे एक ऐसे लड़के से सच्चा प्यार हो गया था जो उसकी जाति का नहीं था। और उसके पिता, जो समाज के पुराने नियमों में पूरी तरह जकड़े हुए थे, उन्हें इस बात का पता चल चुका था। बिल्कुल। उन पर अपनी बेटी की भावनाओं से कहीं ज्यादा भारी समाज का वो डर था जिसे हम अक्सर झूठी शान या ऑनर कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, उस समय के सामाजिक परिवेश में परिवार की इज्जत एक बहुत ही ठोस मुद्रा की तरह काम करती थी। कोई जाति की सीमाएं तोड़े तो सिर्फ सम्मान ही नहीं जाता, बल्कि पूरा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार हो जाता है। और शायद इसी बहिष्कार के डर से पिता ने राधिका से एक सफेद झूठ बोला। क्या झूठ बोला? उन्होंने कहा कि उसके ताऊजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें तुरंत 300-400 किलोमीटर दूर उनके गांव पहुंचना होगा। मतलब वो बेटी को उस माहौल से दूर ले जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि यही समस्या का एकमात्र समाधान है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिसे वो समाधान समझ रहे थे वही एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत बन गया। वो कैसे? जिस स्टेशन से वो ट्रेन में सवार होते हैं उसके कुछ ही देर बाद उसी डब्बे में 3 मंचले लड़के चढ़ जाते हैं। 12 से 14 घंटे का ये बहुत लंबा सफर है। और स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि इन लड़कों की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। एकदम। वो लगातार इस बाप बेटी के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। दिन के उजाले में पिता की सख्ती की वजह से तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन स्थिति एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई थी। बिल्कुल, एक प्रेशर कुकर जिसकी सीटी जानबूझकर बंद कर दी गई हो। जो ट्रेन राधिका के लिए सुरक्षित होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे एक चलते फिरते पिंजरे में बदल रही थी। मैं सोच रहा था कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में समझें तो सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा का एक बड़ा अजीब भ्रम होता है। लोगों को लगता है कि भीड़ में वे सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे सफर लंबा होता है भीड़ कम होने लगती है। बिल्कुल, और राधिका के पिता ने उसे समाज की नजरों से बचाने के लिए एक अनजान सफर पर तो धकेल दिया, लेकिन इस अकेलेपन ने ही उन 3 शिकारियों को वो अवसर दे दिया जो शायद उन्हें गांव में कभी नहीं मिलता। और वो खौफनाक अवसर उन्हें रात के अंधेरे में मिल ही गया। रात के करीब 10-11 बज रहे थे। डिब्बा लगभग खाली हो चुका था और पिता की आंख लग जाती है ना? हाँ, दिन भर की थकान से वो सो जाते हैं। आधी रात के समय ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जो बाहर से पूरी तरह वीरान है, भैरवपुर स्टेशन। ओहो, जो कि पहले से बंद पड़ा था। राधिका को वॉशरूम जाना होता है। वो अपने थके हुए पिता को जगाना मुनासिब नहीं समझती और अकेले ही चली जाती है। एक बहुत ही छोटी सी मानवीय चूक, और आपराधिक मनोविज्ञान में यही वो क्षण है जो ट्रिगर पॉइंट कहलाता है। सही कहा। वॉशरूम के ठीक बाहर वो तीनों राधिका पर झपट पड़ते हैं। उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती खींचते हुए उस अंधेरे भैरवपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतार लेते हैं। अरे बाप रे! और इसके ठीक बाद ट्रेन राधिका के सोते हुए पिता को लेकर आगे निकल जाती है। अब राधिका उन 3 दरिंदों के बीच उस बंद पड़े स्टेशन पर बिल्कुल अकेली है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं से घटना उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे विज्ञान के चश्मे से समझाना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जब इंसान के बनाए नियम विफल हो जाते हैं तब अक्सर लोक कथाओं में प्रकृति के हस्तक्षेप का जिक्र आता है, जो कि भैरवपुर के उस प्लेटफॉर्म पर हुआ। बिल्कुल।
जैसे ही उन लड़कों ने राधिका के साथ क्रूरता करने की कोशिश की, वहां का मौसम अचानक बहुत भयानक तरीके से बदल गया। बेमौसम की बहुत तेज बारिश और भयंकर आंधी तूफान आ गया। जबकि आसपास के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस इलाके में पिछले 3-4 महीने से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। एकदम नहीं। और इसी तूफान के बीच राधिका अपने सामने हवा में तैरती हुई एक लाल सूट वाली आत्मा को देखती है। ओह, हवा में तैरती हुई आत्मा। हाँ, और वो आत्मा उन तीनों लड़कों पर जिस तरह टूट पड़ती है, मतलब उसका विवरण किसी की भी रूह कम पा सकता है। क्या किया उसने उनके साथ? आत्मा पहले लड़के को खींचकर रेलवे ट्रैक पर लिटा देती है, ठीक उस वक्त जब वहां से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही होती है। उसका अंत वहीं पटरियों पर हो जाता है। ये सजा का बहुत ही प्रत्यक्ष तरीका है। ये दिखाता है कि इस आत्मा के अंदर कोई बहुत गहरा गुस्सा था। दूसरे लड़के के साथ जो हुआ वो और भी खौफनाक है। स्रोतों के अनुसार आत्मा स्टेशन की बड़ी सी पुरानी घड़ी को तोड़ती है। अच्छा। घड़ी को, हाँ। और उसकी भारी सुई को उखाड़कर उसी सुई से उस दूसरे लड़के की